Hello everyone, welcome to the Manolo classes in the session of daily news analysis. Today is 14th of Feb 2025 and I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. तो आज जो है फ्राइडे है और फ्राइडे तक हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे किसी भी वीक में और सैटरडे को हम एवरी सैटरडे उस वीक के टॉपिक्स पर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये सिस्टम हमारा रहने वाला है। अब हम चलते हैं आज के उन इंपॉर्टेंट न्यूज पर या करंट अफेयर्स पर जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें एक न्यूज है और वो है लॉ मिनिस्ट्री का प्रपोजल टू अमेंड द एडवोकेट्स एक्ट 1961। ये आने वाले टाइम में आप अगर देखेंगे तो न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में बड़ा हंगामा क्रिएट करने वाला है क्योंकि इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो काफी स्ट्राइकिंग है और वो कुछ हद तक मींस लाइक दे आर शॉक टू द एडवोकेट्स कम्युनिटी, टू द लीगल प्रोफेशनल्स। उनके लिए एक शॉक की तरह है। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका डिस्कस कर लेते हैं कि एडवोकेट्स जो लीगल प्रोफेशनल हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के या पूरे के पूरे इस न्याय व्यवस्था के, है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मींस एडवोकेट्स के बिना आप लीगल सिस्टम को इमेजिन नहीं कर सकते। आए दिन एडवोकेट्स पर और जैसे कि आप देखते होंगे मीडिया के जो जर्नलिस्ट होते हैं उन पर भी बहुत सारे अटैक्स होते रहते हैं। कई बार उनके मर्डर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे किसी इंपॉर्टेंट केस में, किसी क्रिमिनल केस में, किसी प्रॉपर्टी के केस में किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जो अपोजिशन वाली पार्टी होती है उनका मर्डर करवा देती है, एक्सटेंड करवा देती है। ऐसा कई बार होता है। तो एडवोकेट्स की ये डिमांड थी काफी लंबे समय से कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल लेकर के आया जाए कि जिसमें एडवोकेट्स को एक प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाए। बिकॉज जो एडवोकेट होता है वो भी लॉ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हम उसको कह सकते हैं। बिकॉज क्लाइंट की तरफ से कोर्ट के सामने, जज साहब के सामने जब किसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एडवोकेट्स करते हैं, कोई और नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ वैसे ही बहुत सारी पावर्स अरेस्ट करने की, प्रोसीड करवाने की वो पुलिस सिस्टम को दी हुई है। जहां एक तरफ पुलिस के पास में इतनी सारी पावर्स दे रखी हैं जो टाइम टू टाइम और डेली रेगुलर बेसिस पर कहीं ना कहीं वो जो पुलिस है वो अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइम पर उस मिसयूज का खामियाजा भुगतना पड़ता है कॉमन पीपल को। और उन डिमांड्स को तो साइडलाइन बहुत दिन से कर ही रखा है। ऐसा कोई बिल तो आया नहीं, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट एक नया बिल जो है अमेंडमेंट के लिए लेकर के आई है, ड्राफ्ट। और ये ड्राफ्ट काफी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है एडवोकेट्स की कम्युनिटी के लिए। ऐसे समझो उनको, उनके जो पावरफुल हाथ थे उनको काटने के लिए एक वेपन की तरह सिद्ध हो सकता है। यूनियन गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड चेंजेस टू द एडवोकेट्स एक्ट 1961। द ड्राफ्ट है एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025। इसके बहुत सारे क्रीप जो प्रोविजंस हैं उनको चेंज किया जाएगा और उसमें सबसे बड़ा जो स्ट्राइक होगी इस लॉ में, इस बिल में, वो अटैक है जो लॉयर्स हैं उनकी स्ट्राइकिंग पावर पर। मींस वो जो स्ट्राइक करते हैं अपनी डिफरेंट डिमांड्स को लेकर के उसको प्रोहिबिट किया जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। इंक्लूजन ऑफ गवर्नमेंट नॉमिनीज इन द बार काउंसिल। जो बार काउंसिल है अब उसमें गवर्नमेंट के नॉमिनी भी होंगे। ये मेन इसके फीचर हैं। अब एक एक पॉइंट पर इसके बात करते हैं कि क्या क्या इसमें जो है चेंज किया जाएगा। अभी ये ड्राफ्ट है, एक्ट नहीं बना है, अभी पार्लियामेंट में भी नहीं आया है, केवल ड्राफ्ट है। इसको पब्लिक के लिए ओपन रखा गया है ना, और कि लोग इसको स्टडी करें और लोगों के गवर्नमेंट के लिए जो कमेंट्स हैं, जो सजेशंस हैं वो लोग दे सकते हैं। इसमें ईमेल आईडी वगैरह सब दी हुई है ड्राफ्ट बिल पर। जब मैंने इसको कल पढ़ करके देखा तो उसमें वो डिटेल भी दी गई है। आप चाहें तो इस बिल पर अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस, अपने फीडबैक, अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं गवर्नमेंट को। की प्रोविजंस ऑफ द बिल क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ लॉयर्स स्ट्राइक। मींस लॉयर्स अब अपने अकॉर्डिंग, होता था ना कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है, एवरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक बार एसोसिएशन होती है
उस बार एसोसिएशन के मेंबर्स के अगेंस्ट में कोई चीज होती थी, उनको कोई प्रॉब्लम फेस होती थी उनके साथ में, या पुलिस उनके साथ में कुछ ऐसा एक्शन करती थी, या कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती थी, तो वो कई बार जो है एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करते थे। वहां की बार एसोसिएशन स्ट्राइक जो है कर देती थी कि हम कोर्ट में कोई काम नहीं करेंगे, किसी की सुनवाई नहीं होगी, हम कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, ऐसा वो कर देते थे। लेकिन अब ये जो बिल इस स्ट्राइक पर बैन लगाने वाला है, जिसमें एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज सेक्शन 35A। ये कहता है कि एडवोकेट्स इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, मींस बहुत सारे एडवोकेट मिलकर के या कोई एक एडवोकेट, विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम कॉलिंग फॉर बॉयकॉट और एब्सटिनेंस फ्रॉम द कोर्ट वर्क। होता था ना कि भाई हम ये स्ट्राइक जो है कॉल करते हैं कि कोई भी एडवोकेट कोर्ट में नहीं जाएगा, ये बैन हो जाएगी। वायलेशन विल बी कंसीडर्ड मिसकंडक्ट सब्जेक्ट टू डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर कोई एडवोकेट या बहुत सारे एडवोकेट्स कोई स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करते हैं, स्ट्राइक को कॉल करते हैं, तो उसको मिसकंडक्ट की फॉर्मेट में देखा जाएगा और ऐसे एडवोकेट्स के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी जो कमेटी होती है वो एक्शन लेगी। हाँ, इसमें एक्सेप्शन दिया गया है इस स्ट्राइक के मामले में। क्या कहता है ये बिल कि एडवोकेट्स में पार्टिसिपेट इन स्ट्राइक्स ओनली इफ डज नॉट इंपीड जस्टिस। बोला जो कोर्ट का काम है अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं आती तो एडवोकेट स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन ये एक सिंबॉलिक जो है स्ट्राइक होगी और वो केवल 1 डे की हो सकती है, डिफरेंट डेज की वो नहीं हो सकती, मल्टीपल डेज की नहीं होगी। फॉर लेजिटिमेट कंसर्न्स, मींस उनकी अगर लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं तो उनके लिए वो स्ट्राइक कर सकती हैं। वर्किंग कंडीशंस की बात हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की बात हो, या उनके अगेंस्ट कोई एक्शन की बात हो, लीगल हेल्प की बात हो, डिफरेंट टाइप की। अब देखो खेल कैसे होगा। हम सबको पता है कि एडवोकेट्स की जो वर्किंग कंडीशंस हैं बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हैं डिफरेंट प्लेसेस पर। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि उनके कंसर्न लीगल है या इलीगल है? तो गवर्नमेंट तो हमेशा यही देखेगी कि नहीं आपकी जो डिमांड है वो इलीगल है, गवर्नमेंट तो सुनना नहीं चाहेगी। अब ये अगर कुछ प्रेशर भी बनाना चाहेंगे तो एक दिन की स्ट्राइक कर लेंगे, गवर्नमेंट पर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है एडवोकेट्स की कम्युनिटी के लिए। चेंजेस टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंपोजिशन। जो बार काउंसिल एडवोकेट्स को रिप्रेजेंट करती है, अब उसमें गवर्नमेंट की भी एंट्री हो जाएगी और वो भी बहुत सारे मेंबर्स के साथ। सेक्शन 4 का अमेंडमेंट, द सेंटर के, अब ये बिल कहता है कि द सेंटर में नॉमिनेट अप टू 3 मेंबर्स टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की तरफ से अप टू 3 मेंबर्स उसमें एंटर हो जाएंगे अलोंग साइड द एग्जिस्टिंग मेंबर्स। अभी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, मींस गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव अभी भी होते हैं, लेकिन अब उनकी नंबर्स इंक्रीज हो जाएंगे। अभी तक जो है अटॉर्नी जनरल भी उसके मेंबर होते हैं, सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, और कोई एक इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट बार काउंसिल, सारी काउंसिल से वहां से एक इलेक्टेड मेंबर भी आता है। लेकिन 3 मेंबर अब और बढ़ जाएंगे, मींस गवर्नमेंट बार काउंसिल के अंदर एंटर कर जाएगी और जो बार काउंसिल के पास जो पावर है टोटली एडवोकेट्स की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बढ़ जाएगा। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इश्यू डायरेक्शंस, ये और एक नया बवाल है। मींस अब ये जो सेक्शन है 49B, ये कहता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव डायरेक्शंस टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब वो बार काउंसिल को डायरेक्शन दे सकती है फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, रूल्स, ऑर्डर्स मेड देयर अंडर। मींस इस एक्ट के अंदर कोई रूल है, कोई सब रूल है, कोई जो है कोई भी रेगुलेशन है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बार काउंसिल को वो आदेश दे सकती है, डायरेक्शन दे सकती है उस काम को करवाने के लिए। तो अब आप एक बार सोच करके बताइए कि ये बार काउंसिल न रह करके ऐसा लगेगा उस टाइम बाद कि जैसे कि ये गवर्नमेंट की ही कोई एक बॉडी है और गवर्नमेंट इसको ऑर्डर कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है। फिर इसके इंडिपेंडेंट की जो बात है, इसकी इंडिपेंडेंस की जो बात है, वो कहीं हमें मींस ऐसा लगेगा कि ये कोई फेक बात है। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट इसको डायरेक्शन अगर दे सकती है तो गवर्नमेंट के इंटरेस्ट प्रिवेल करेंगे फिर तो। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रिमिनल कन्विक्शंस एंड एडवोकेट एनरोलमेंट। ये एक न्यू क्लॉज इसमें डाला जाएगा, वो कहेगा कि स्टेट बार काउंसिल्स कैन नॉट एनरोल इंडिविजुअल्स कन्विक्टेड ऑफ क्राइम्स
पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर। ऐसा कोई भी पर्सन, व्यक्ति, जो जिसको किसी केस में 3 years के, ऐसा कोई केस, ऐसा कोई क्राइम जिसमें 3 year तक की पनिशमेंट है, 3 years के जेल की पनिशमेंट है, अगर उसमें वो कन्विक्ट हुआ है, दोषी सिद्ध हुआ है, तो वो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसका। ठीक है। An advocate's name will be removed from the roll of if convicted of such an offense confirmed by the High Court और Supreme Court। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसको कोई ऐसा पनिशमेंट हो रखा है जो 3 years का हो या उससे ज्यादा का हो, तो वो भैया एडवोकेट नहीं बन पाएगा, है ना। ये भी एक इसमें प्रोविजन है। एक्सपेंशन ऑफ डेफिनेशंस, जो डेफिनेशन है उनमें थोड़ा सा एक्सपेंशन किया गया है। क्या? एक तो किया गया है कि लॉ ग्रेजुएट की डेफिनेशन, कि भाई किसको हम लॉ ग्रेजुएट मानेंगे। जनरली हम एलएलबी वालों को लॉ ग्रेजुएट मानते हैं। तो इसका जो अमेंडमेंट है वो एक्सपैंड करता है डेफिनेशन ऑफ लॉ ग्रेजुएट की, जो कि इंक्लूड करेगा लॉ डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड लीगल एजुकेशन सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज, वेदर डोमेस्टिक और अफिलिएटेड टू अ यूनिवर्सिटी। डेफिनेशन को काफी इंक्रीज कर दिया गया है। अच्छा, दूसरा, लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन क्या होगी? ये अच्छी बात थोड़ा सा इसमें देखने को मिली है कि लीगल प्रैक्टिशनर की जो डेफिनेशन है उसको इन्होंने इंक्रीज किया है। इज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरेट लॉयर्स। अभी तक जो कॉर्पोरेट लॉयर थे, किसी कंपनी के लॉयर होते थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लॉयर होते थे, उनको हम लीगल प्रैक्टिशनर नहीं मानते थे। वो तो ऐसे मानते थे कि जैसे वो लॉयर हैं ही नहीं। जैसे आपने लॉ किया, आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, आपने किसी लॉ फर्म को ज्वाइन कर लिया, किसी कंपनी में जाकर के आप उनके लीगल काउंसिल बन गए, लीगल एडवाइजर बन गए, आपको एडवोकेट कम्युनिटी में शामिल ही नहीं किया जाता था। बोला ये लॉयर कहाँ है, ये तो है ही नहीं। अब उनको भी लॉयर माना जाएगा। ऐसे भी लॉयर्स जो किसी फॉरेन लॉ फर्म के साथ में काम करते हैं, उनको भी अब लॉयर की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये एक गुड स्टेप है कि भाई उन लोगों को भी जो किसी कंपनी के साथ जुड़ करके काम करें, उनको भी लॉयर की कैटेगरी में रखा जाएगा। इंक्रीज्ड पनिशमेंट फॉर इलीगल प्रैक्टिस। अब देखो, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके पास लॉ की डिग्री नहीं है, काला कोट पहन करके पहुंच जाते थे कोर्ट में, और वो दलाली और ऐसे कमीशन एजेंट वाले टाइप के वो काम करते थे। कई बार कोर्ट को पता ही नहीं होता था और कोर्ट में वो आर्ग्यूमेंट भी करके आ जाते थे, और क्यों? काला कोट पहन करके। अब अगर कोई ऐसा पर्सन जो ऑथराइज्ड नहीं है लीगल प्रैक्टिस के लिए, वो अगर कोर्ट में ऐसा कोई काम करता है, तो उसकी पनिशमेंट अब होगी 1 year का इम्प्रिजनमेंट या 2 लाख तक का फाइन, जो कि पहले 6 month तक का ही इम्प्रिजनमेंट हुआ करता था। अब वो 1 year का इम्प्रिजनमेंट विद 2 लाख रुपीस का फाइन भी होगा। ये अच्छी स्टेप है कि भाई जो केवल दलाली का काम करते हैं, कमीशन खोरी का काम करते हैं और काला कोट पहन करके, तो पूरी एडवोकेट कम्युनिटी इससे बदनाम होती है। पर्पस क्या है भाई इसका? ये जितने अमेंडमेंट्स लेकर के आए, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम लीगल प्रोफेशन और लीगल एजुकेशन में रिफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हम उनको इसमें लेकर के आना चाहते हैं, और जो लीगल प्रोफेशन की बहुत सारी चैलेंजेस हैं उनको भी सॉल्व करना चाहते हैं। क्यों? कि हमारा जो नेशन है वो ग्रो कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें लीगल सिस्टम को थोड़ा ठीक करना होगा। पर्पज क्या है? एक तो इम्प्रूव लीगल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज करना। ठीक है, आप करिए। इक्विप लॉयर्स टू नेविगेट रैपिडली द चेंजिंग वर्ल्ड, के जो लॉयर्स हैं उनको और इक्विप करना, उनको मींस प्रमोट करना कि जो चेंज हो रहा है वर्ल्ड में बहुत जल्दी जल्दी उनके साथ में वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी बनाना, ये इसके पर्पज बताए गए हैं। हालांकि इससे एक पर्पज कैसे पूरे होंगे ये तो कहीं अभी पता नहीं चल रहा है, कि एडवोकेट्स के राइट्स को कम करके कैसे हम लीगल प्रोफेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये तो कहीं इससे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये बात आप मान करके चलिए कि अगर एडवोकेट कम्युनिटी ना हो, लीगल प्रैक्टिशनर्स ना हो, लीगल प्रोफेशनल्स ना हो, तो जो पुलिस है वो इतना कुछ कर सकती है आम आदमी के साथ में कि आप ये मान करके चलिए कि उसका जीना दूभर हो जाए, है ना, अगर एडवोकेट्स ना हो तो। इतना कुछ जो है पुलिस लोगों के साथ में करती है।
क्योंकि मैं भी उसी पुलिस वाली कम्युनिटी में मैं भी जॉब करके आया हूँ, बहुत लंबे समय तक मैंने काम किया है, तो वास्तव में एडवोकेट्स की पावर्स की रिक्वायरमेंट है ना। अदरवाइज जो पुलिस स्टेट बन जाते हैं जहाँ पुलिस के ही पास सारी की सारी पावर्स होती हैं, वहाँ आम आदमी की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। आंध्र प्रदेश वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी, ये एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है और इस पर स्टेप ले रहे हैं एन चंद्रबाबू नायडू की जो गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश की। ये कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है वो इंक्रीज हो, चाहे वो हालांकि ये तो अपने ही स्टेट की बात करेंगे, लेकिन हम चाहे तो इसकी हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो यहाँ से कुछ सीख सकती हैं कि वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो हमको प्रमोट करना चाहिए। व्हाट डिड द सीएम से, तो क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा है, अपने एक्स पोस्ट पर कहा था कि हम ऐसी कंपनीज को, स्टेट को, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कराएंगे जो अपने आईटी ऑफिस अक्रॉस ऑल सिटीज, टाउन्स, मंडल्स आंध्र प्रदेश में ओपन करेंगे। इनका शॉर्ट में ये कहना है कि अभी तक जो कंपनीज हैं वो बड़े बड़े शहरों में अपने ऑफिस बनाती हैं और वहां जाकर के जॉब लोगों को करनी पड़ती है। तो ये कह रहे हैं कि जो कंपनीज छोटे छोटे शहरों में, टाउन्स में, मंडल्स में वहां जाकर के अपने ऑफिस बनाएंगे कि लोकल लोग वहां आए और अपना काम कर सकें, तो हम उनको प्रमोट करेंगे। मींस ऐसा ना हो कि किसी भी स्टेट के या हमारे कंट्री के केवल जो मेगा सिटीज हैं वही बस डेवलप होकर के रह जाए और रूरल एरिया में कोई कंपनी का कोई ऑफिस ही ना हो, तो वो उसके लिए प्रमोट करने की बात करते हैं। पॉलिसी विल एनकरेज आईटी एंड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स फर्म्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस, कि वो वर्किंग ऑप्शंस प्रोवाइड कराएं और पर्टिकुलरली एम्ड एट वुमेन प्रोफेशनल्स टू इम्प्रूव वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। अभी क्या है कि देखो, जो महिलाएं होती हैं उनको घर का भी काम हैंडल करना होता है और कंपनी का अगर वो जॉब करना चाहती है तो वो भी करना होता है। अब अगर कोई महिला गांव में रहती है, किसी छोटे शहर में रहती है, तो वो दिल्ली तो नहीं आ सकती, बेंगलुरु तो नहीं जा सकती, कैलकाटा नहीं जा सकती, तिरुवनंतपुरम नहीं जा सकती। वो कहीं छोटे शहर से कुछ काम करना चाहती है, उसने भी कहीं बीटेक एमसीए कर रखा है और वो कुछ जो है इनोवेशन करना चाहती है, किसी कंपनी में कंट्रीब्यूट करना चाहती है, कुछ अर्न करना चाहती है, लेकिन बड़े शहर में वो नहीं जा सकती क्योंकि उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अच्छा, अब घर का काम करने के बाद उस महिला के पास सपोज करो दिन में 4 आवर्स का टाइम उसके पास में बच रहा है, कि भाई उसके पास में 4 आवर्स का टाइम है। कंपनी तो कहती है भैया 8 से 9 घंटे काम करना पड़ेगा आपको। अगर कंपनी एक ऐसी भी पॉलिसी लेकर के आए कि हम किसी एम्प्लॉय को रखेंगे और वो दिन में केवल 4 घंटे दे दे, या उसको इतना टास्क दे दिया जाए कि वो टास्क अपना कंप्लीट करके दे दें और शाम तक कंप्लीट करके दे दें, रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक उनको टास्क मिलते रहे, वो अपने टाइम में काम करती रहे, स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। क्यों? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अर्न नहीं कर सकते, उनकी फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक नहीं है, वो जो है अर्निंग विद लर्निंग करना चाहते हैं, वो कॉलेज भी जाना चाहते हैं और फ्री टाइम में थोड़ा काम भी करके कुछ अर्निंग भी करना चाहते हैं, तो वो ऐसे काम कर पाएंगे। तो ये पॉलिसी काफी अच्छी है और ऐसा नहीं ये केवल विमेन स्टूडेंट्स उन्हीं के लिए जो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, कंपनीज के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये कैसे? देखो, जो कंपनीज कोई एक ऑफिस बनाती है, उस ऑफिस का मेंटेनेंस होता है, ऑफिस का रेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस ऑफिस के लिए जो है स्टाफ रखना होता है, सपोर्टिंग स्टाफ होता है, चाहे वो पियोन हो, ऑफिस बॉय हो, बहुत कुछ क्रिएट करना पड़ता है, बहुत सारे रिसोर्सेज लगता है, मैनेजर्स वगैरह सबके लिए अलग ऑफिस देना पड़ता है। जबकि फॉरेन कंट्रीज में अगर हम देखेंगे, स्पेशली हम यूरोपियन साइड की अगर बात करें, तो वहां पर वर्क फ्रॉम होम को काफी प्रमोट किया जा रहा है, कंपनी का बहुत सारा पैसा बचता है। मींस एम्प्लॉय को बोल रखा है भैया आपको ये काम करना है, आप घर पे बैठ के करो या पार्क में जाकर के करो। कितनी अच्छी बात होगी कि लोग अपनी वर्क और लाइफ दोनों को बैलेंस कर पाएंगे, कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टाइम में उनको भी फील कर रहे हैं वो, और बाकी कंपनी का काम भी कर रहे हैं। दिस पॉलिसी इज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर आंध्र प्रदेश आईटी एंड जीसीसी पॉलिसी 4.0। तो जो आंध्र प्रदेश की पॉलिसी है 4.0, वही इस बात पर फोकस कर रही है भाई कि जगह जगह पर ऑफिसेज एस्टैब्लिश्ड हो कंपनीज के। ऑब्जेक्टिव, अट्रैक्ट टॉप आईटी कंपनीज एंड अलाइड
सर्विसेज टू द स्टेट। स्टेट में आए भाई, बहुत सारी कंपनीज आए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। वर्क फ्रॉम होम, क्या फायदा है इसका? एनकरेजेस कंपनीज टू ऑफर रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क ऑप्शंस सपोर्टिंग वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल दे देता है कि भाई आज मैं ऑफिस नहीं आना चाहता, घर से काम करना चाहता हूँ। घर पे जो है वाइफ को कोई प्रॉब्लम है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, घर पे कोई है नहीं बच्चों के साथ में, तो वो जो महिला अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को छोड़ करके घर पे ऑफिस आ रही थी, अब वो वहीं बच्चे को हैंडल भी कर सकती है। या वाइफ कहीं चली गई तो जो हस्बैंड है, जो बच्चों का फादर है, वो वहां रह करके बच्चों को भी देख लेगा और साथ में कंपनी का काम भी कर लेगा। तो ये ऑप्शन होना चाहिए। एम्स टू एंश्योर इक्वल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इससे जो वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, उनका कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वो भी काम कर पाएंगे। ट्रांसफॉर्म द स्टेट इनटू वर्क फ्रॉम होम हब। मीन्स हम आंध्र प्रदेश को, ये कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, हम आंध्र प्रदेश को वर्क फ्रॉम होम का एक हब बनाना चाहते हैं। मीन्स हम ऐसा स्टेट बनाना चाहते हैं जहां पर सबको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए इजीली। पॉलिसी का ब्रॉड विजन का है, ये एम्प्लॉय सेंट्रिक आईटी पॉलिसी होगी। इसमें जो एम्प्लॉयज हैं उनको केंद्र में, सेंटर में रखा जाएगा कि उनका बेनिफिट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मींस ये भी कह रही है, ये गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि हम डिफरेंट सिटीज में, टाउन्स में, मंडल्स में, उनमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देंगे और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना करके देंगे, चाहे वो बिल्डिंग की बात हो, चाहे वो सीटिंग अरेंजमेंट का हो, या जो है नेटवर्क का कनेक्शन वगैरह, लाइटिंग वाइटिंग सारा, एसी वेसी सब लगा करके हम देंगे। कंपनी आकर के अपना ऑफिस खोलना चाहती है, हमसे आए, हमसे रेंट पर हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ले ले और अपना आकर के कल से ऑफिस स्टार्ट करे। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके देगी ये गवर्नमेंट, ऐसा कह रही है। वो कैसे? ये कह रहे हैं कि भाई बड़े शहरों में तो सारी कंपनियां जाना चाहती हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अब वो कंपनी, चाहे वो अनंतपुर हो, तिरुपति हो, विशाखापट्टनम हो, राजमुंदरी हो, इन सबको इनोवेशन का हब बनाए, यहाँ पर कंपनी आए और इन्वेस्टमेंट करें। क्या क्या कंपोनेंट हैं इस पॉलिसी के? एक तो स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स, इससे बिजनेस में रिफॉर्म्स होंगे, जो कंपनी से वो इन्वेस्ट करना चाहेंगी क्योंकि उनके लिए इजी हो जाएगा। ग्लोबल जो आईटी फर्म्स हैं वो अपने स्टाफ को, अपने जो है एक्सपर्टीज को अगर एक्सपैंड करना चाहती हैं, कोई कंपनी यूएसए की है, वो चाहती है कि यार इंडिया में जो आंध्र साइड में जो टैलेंट है, वहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स को लेकर के कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है, तो वहाँ का पर्सन उसको बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो वो अमेरिका की कंपनी का एक ऑफिस हैदराबाद में भी हो या किसी छोटे टाउन में हो और वहां से भी काम उनका हो, तो उनका एक्सपेंशन हो जाएगा, उनको इतना बड़ा ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है। विजन ऑफ आंध्रा वैली, तो नायडू एम्स टू टर्न आंध्र प्रदेश इनटू एन आईटी हब अकिन टू सिलिकॉन वैली। मींस वो कहते हैं कि जैसे वर्ल्ड में फेमस है सिलिकॉन वैली, यूएसए की, आपको पता होगा यूएसए का जो नॉर्दर्न पार्ट है, उसमें जो कैलिफोर्निया का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, उसको वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री वगैरह का वो सबसे बड़ा हब है। वैसे ही इंडिया में बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो वैसे ही हम आंध्र प्रदेश को भी सिलिकॉन वैली में जो है चेंज करना चाहते हैं, उसको जो है ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कंपनीज यहाँ आए और अपना इन्वेस्टमेंट करें। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सेक्रेटरी, ये वहां के सेक्रेटरी ने कहा है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। 10,000 स्टूडेंट्स को एडवांस टेक्नोलॉजी में हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। 4G टावर्स लगाएंगे जगह जगह पर, जिससे कि नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो, छोटे शहरों में अक्सर होती है। और एचडीएफसी के साथ में हम एमओयू साइन करेंगे कि वो जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करे, फाइनेंस करे। 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हम इससे जो है अट्रैक्ट करेंगे 2029 तक, तो काफी अच्छा खासा ऐसे चेंज हो सकता है। फर्दर डेवलपमेंट क्या करेगी वो गवर्नमेंट? इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएगी, यही जो मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले बोल रहा था। इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, कंपनी आए, बात करे गवर्नमेंट से, हमें यहाँ कंपनी खोल रही है, उसको सब कुछ बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मिल जाएगा। प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स, ये वही है, उसी का ये एग्जाम्पल है। फोकस ऑन एससी एसटी एंटरप्रेन्योर, जो है बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, उनको और ज्यादा सपोर्ट किया जाएगा। स्पेशली पोर्ट एंड फिशिंग इंडस्ट्री पर भी अलग से ये काम करेंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे जो पोर्ट वगैरह है इनका काफी काम इन्होंने कर लिया है। न्यू भोगमपुरम एयरपोर्ट है, उसको भी लगभग ये कंप्लीट करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट का कंप्लीटली, और मैं कहूँ इन कंक्लूजन ये कहना है कि हम अपने स्टेट को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली, एम्प्लॉय जो है फ्रेंडली और वुमेन फ्रेंडली बनाएंगे,
और स्पेशली हम वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है उसको प्रमोट करेंगे, जिससे कि विमेन या और भी बहुत सारे डिफरेंट लेवल पीपल हैं वो काम कर सके और कंट्रीब्यूट कर सकें, कुछ अर्न कर सकें। नेक्स्ट चलते हैं हम ब्लेयर हाउस, द पीएम मोदी स्टे ड्यूरिंग यूएस विजिट। काफी लंबे समय बाद इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर इस ब्लेयर हाउस में जाकर के स्टे कर रहा है, इसीलिए एक बड़ी न्यूज बन चुकी है। क्या है ये ब्लेयर हाउस? ये मानो, ऐसे मानो उसको कि ये यूएस के प्रेसिडेंट का गेस्ट हाउस है। मींस यूएसए के प्रेसिडेंट के जो गेस्ट होंगे उनको रुकने और उनके स्टे वगैरह करने के लिए एक प्लेस है। क्यों न्यूज में है ये? कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ जाकर के 2 दिन की उनकी जो विजिट है, करंटली स्टेइंग एट ब्लेयर हाउस ड्यूरिंग हिज 2-day विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और जो कि वाशिंगटन डीसी का ही एक, मींस मैं कहूँ प्रेसिडेंट हाउस जो वहाँ का है उसी का एक सेकंड पार्ट है, इसको आप मान करके चल सकते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा ये सिग्निफिकेंस रखता है क्योंकि जितनी डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो हाई डिग्निटरीज आती हैं, उनको ये वहां पर प्लेस करता है, जो है अकोमोडेट करता है। एड्रेस इसकी अगर बात करें तो 1651 में पेनिनसिल्वानिया एवेन्यू का पार्ट है ये वाशिंगटन डीसी में, और जो डायरेक्टली कनेक्टेड है व्हाइट हाउस के साथ में, जो व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट का होता है यूएसए में। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो अक्वायर्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट इन 1942 और ब्लेयर हाउस हैज सर्व्ड एज द प्रीमियर अकोमोडेशन फॉर विजिटिंग डिग्निटरीज। ठीक है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, जो भी फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी है। निकनेम ऑफन रैपिड टू द प्रेसिडेंट्स गेस्ट हाउस इसको कहा जाता है क्योंकि ये उसके गेस्ट हाउस वगैरह के लिए है, और केवल इसमें हाई प्रोफाइल जो विजिटर्स होते हैं उन्हीं को एंट्री है, बाकी को नहीं होती है। साइज की बात करें 70,000 स्क्वायर फीट का है। 4 कनेक्टेड जो है टाउन हाउसेज इसके साथ में है, 119 इसमें 119 रूम्स हैं, 14 गेस्ट बेडरूम है, 35 बाथरूम्स हैं और 3 फॉर्मल डाइनिंग स्पेसेस हैं। बहुत बड़ा है, काफी जो है विशाल है। इंटीरियर और इसकी फर्निशिंग की बात करें तो बहुत कुछ इसमें एंटिक चीजें लगी हुई हैं, चाहे वो फर्नीचर हो, आर्ट वर्क हो, है ना, वो सब कुछ है। इसके अंदर ब्यूटी सैलून है कि आपको हेयर कट लेना है, स्पा कराना है, वो सब इसके अंदर भी है किसी भी डिग्नेटरी के लिए। मेंटेनेंस एंड फंडिंग इसका यूएस का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस वाला डिपार्टमेंट है वो करता है। बाकी इसकी फंडिंग वगैरह बहुत सारी डोनेशन वगैरह से होती है। ठीक है, इसका जो यूएस की डिप्लोमेसी उसमें बड़ा रोल है, ये एक हब है डिप्लोमेसी का, बिकॉज सारी की सारी मोस्टली मीटिंग जो इसी प्राइमरी लोकेशन पर होती है और स्टेट जितने भी डिग्नेटरीज होते हैं डिफरेंट कंट्रीज को यहीं पर उनको एज ए गेस्ट जो है रोका जाता है। फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड जो चाहे वो लंच हो, डिनर्स हो, रिसेप्शन हो, सब यहीं पर होते हैं। ऑफिशियल मीटिंग्स और ब्रीफिंग्स भी यहीं पर होती हैं उनके साथ में। हालांकि यहाँ की जो प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी है कि वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं अगर उनसे कहा जाता है कि साहब आपका स्टे हम जो है ब्लेयर हाउस में करवाएंगे तो आपको वहीं पर रहना है। तो जो अदर कंट्रीज के जो डिग्निटरीज होते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, मना कर देते हैं कई बार, बोलो ना भाई हम आपके यहाँ नहीं रुकेंगे, हम होटल में रुकेंगे। तो होटल की जो है एकोमोडेशन होता है वहां पर हम जो है स्टे करेंगे। क्यों? वो इसलिए बचना चाहते हैं कि यहाँ पर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं कि उनको मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज कराने में, परमिशन लेने में, इंफॉर्मेशन देने में, चेकिंग और उनकी फ्रिस्किंग उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कि उनको लगता है कि नहीं यार छोड़ो ये सब जो है झंझट से, हम तो अपना कहीं होटल में मीटिंग वगैरह कर लेंगे। 2012 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन हॉस्टेड G8 फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट यहीं पर हुई थी और इट हैज बीन यूज्ड फॉर न्यूमरस कल्चरल इवेंट्स में जाके फॉरेन के डिप्लोमेट आते हैं उनके साथ में हुई है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में देखें तो ये प्राइवेट रेजिडेंस टर्न डिप्लोमेट वेन्यू, मींस जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं और अपना चार्ज नहीं लेते हैं तो उससे बीच के टाइम में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है वो वहां पे रह सकते हैं। ठीक है, इसके होस्टिंग लीडर्स वगैरह ये सब तो होता ही रहता है, एनुअल एक्टिविटी यहाँ पर बहुत सारी होती रहती हैं। अब हम आते हैं मेन अपने इंडिया वाले पॉइंट पर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट ब्लेयर हाउस। ठीक है, पास्ट में अगर हम बात करें तो देखो कितने सारे प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन इसमें जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी among the first Indian Prime Minister to stay at Blair House during their visits। ये वो लोग थे जो वहां जाकर के रुके थे। अदरवाइज राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव,
इन्होंने मना कर दिया था कि हम नहीं ठहरेंगे होटल, हम तो भाई दूसरे होटल में रहेंगे। अपनी विजिट के समय इन्होंने मना कर दिया था कि हम यहाँ पे नहीं ठहरेंगे। ठीक है, मनमोहन सिंह ने भी इसमें मना कर दिया था इस ब्लेयर हाउस में अपना स्टे करने के लिए 2005 में जब वो वहां पर गए थे। तो इसलिए ही तो इम्पोर्टेंट हुई है इवेंट कि जिस ब्लेयर हाउस में इंडिया के कुछ ही प्राइम मिनिस्टर रुक पाए हैं, और कई बार ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने वहां ठहरने से, स्टे करने से मना कर दिया, लेकिन अब काफी समय बाद कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया का उस ब्लेयर हाउस में क्या है, स्टे कर रहा है, इसीलिए ये न्यूज बन गई है। ठीक है, सिक्योरिटी प्राइवेसी की वजह से बहुत कुछ यहाँ पर होता है, इसीलिए जो अदर कंट्रीज के डिग्नेटरीज होते हैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहते, उनको ये पसंद नहीं आता। क्यों? तो कितनी ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह की इश्यूज होते हैं। भाई आपको सोचो, यार देश का कोई प्राइम मिनिस्टर है, वहां पर जा रहे हो, उनके साथ में कोई मिलने आ रहा है ना, पता चला कि सिक्योरिटी के क्लियरेंस में निकाल दिया आपने 4 घंटे, तो उसका टाइम पूरा वेस्ट हो गया। तो जहाँ इजीली प्राइम मींस, भाई अगर कोई अदर कंट्री की डिग्निटरी ब्लेयर हाउस में स्टे कर रही है, तो उनसे मीटिंग का टाइम, मान लो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां पे ठहरे हुए हैं, तो उनसे मिलने के लिए कौन आएगा, किससे वो मिलना चाहते हैं, ये तो हमारे पीएम डिसाइड करेंगे ना, वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज थोड़ी डिसाइड करेंगी। अब होता क्या है वहां पर कि वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, ये क्लियरेंस दो, वो क्लियरेंस दो, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये कौन है, क्या है, ये डिटेल बनाने में, बताने में, शेयर करने में दिक्कत होती है। इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं पहले हमारे के, उन्होंने मना कर दिया, बोला हमें नहीं रुकना है भाई आपके यहाँ पर, हम होटल में रुकेंगे बाहर कहीं। क्यों? क्योंकि हम अपनी पसंद से लोगों को बुलाएंगे, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, हमारे जो सिक्योरिटी एजेंट्स होंगे वो सब हैंडल कर लेंगे, हमें आपकी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गई है ये वाली मीटिंग, कहां पर, ब्लेयर हाउस में। गाइस, दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन विद डिफरेंट मोर डिफरेंट टॉपिक्स। और कल हम डिस्कस करेंगे जो अब तक के वीक से पहले में जितना भी हमने टॉपिक डिस्कस हुए उन सब पर बेस्ड एमसीक्यूज विद आंसर्स। कल के लिए तैयार रहिएगा। कल के सेशन में हम पूरा रिवीजन करेंगे जो है रिसेंट जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए पिछले वीक्स में। So, thank you very much. Bye-bye. Take care.